नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौल सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में पुनः एक बार सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सब लोग अध्ययन करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति का पद भारतवर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, लेकिन केवल राष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए जाने के कारण भारतीय राष्ट्रपति के शक्तियों की तुलना हम अमेरिकी राष्ट्रपति से नहीं कर सकते। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू है और वहाँ पर राष्ट्रपति कार्यपालिका का एक तरह से वास्तविक अध्यक्ष होता है। भारतवर्ष में संसदीय लोकतंत्र स्थापित है और संसदीय लोकतंत्र में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं। एक नाम मात्र की जिसको हम कहते हैं औपचारिक, और दूसरी होती है वास्तविक। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को औपचारिक अध्यक्ष राष्ट्र का माना गया है और औपचारिक अध्यक्ष राष्ट्र का माना गया है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं संवैधानिक रूप से, उनके नाम से ही देश का समस्त प्रशासन चलाया जाता है। वह हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख हैं और देश के प्रमुख या प्रथम नागरिक हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति की तुलना बहुत कुछ इंग्लैंड के सम्राट या ब्रिटेन के सम्राट के साथ की जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से लिया गया और ब्रिटेन में दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। एक तो सम्राट जो कि उनके औपचारिक शक्तियों के केंद्र हैं, और दूसरे मंत्रिमंडल समेत वहां के प्रधानमंत्री जो उनके नाम से उस इंग्लैंड का या ब्रिटेन का कह लीजिए प्रशासन चलाते हैं। उसी तरह से भारतवर्ष में हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्र के औपचारिक अध्यक्ष होते हैं और संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? वास्तविक मंत्रिपरिषद। और जो ये मंत्रिपरिषद होगी इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार प्रशासन चलाने का कार्य करेंगे। तो हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था लागू होने के कारण राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा वह अधिकार दिए गए हैं जो उन्हें औपचारिक राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में स्थापित करते हैं और पूरे देश में उनके नाम से प्रशासन चलाया जाता है। देश का समस्त प्रशासन, चाहे वो व्यवस्थापिका का कोई कार्य हो, चाहे कार्यपालिका का और चाहे न्यायपालिका का, तीनों अंगों के वो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं या कह लीजिए अभिन्न अंग है और सर्वोच्च स्थिति है संवैधानिक दृष्टि से औपचारिक प्रधान के रूप में। लेकिन हमारे देश के संविधान में ये बात निहित कर दी गई है या उल्लिखित कर दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे के परामर्श और सहयोग से देश का प्रशासन चलाएंगे या देश के प्रशासन को संपादित करने का कार्य संपन्न करेंगे। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को हम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की साथ तुलना न करते हुए उनकी शक्तियों को हम बहुत कुछ या कुछ हद तक कुछ मामलों में भिन्नता हो सकती है,
उदाहरण के लिए इंग्लैंड या ब्रिटेन का सम्राट जो है वो वंश परंपरा के अंतर्गत चुने जाते हैं, एक के बाद एक क्रमशः वंश परंपरा पर, जबकि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से भारत की जनता द्वारा या संसद और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और फिर इंग्लैंड के सम्राट का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित होता है। राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान लिखित संविधान है, जबकि इंग्लैंड में संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पर परंपराओं के अनुसार या समय के अनुसार वहां का प्रशासन चलाया जाता है। तो आज हम भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारे देश के संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। एक तो है सामान्यकालीन और दूसरी है आपातकालीन। तो राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है संविधान के द्वारा, एक सामान्यकालीन या सामान्य समय के लिए और एक आपातकालीन। तो सर्वप्रथम हम सामान्यकालीन शक्तियों को देखते हैं। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि राष्ट्रपति हमारे देश के औपचारिक प्रधान हैं और उन्हीं के नाम से पूरे देश का प्रशासन चलाया जाता है। तो राष्ट्रपति जो है वो तीनों, चाहे व्यवस्थापिका हो जो शासन के अंग है, चाहे व्यवस्थापिका, चाहे कार्यपालिका, चाहे न्यायपालिका, सबके औपचारिक प्रधान हैं। तो एक एक करके हम राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्यकालीन जो पहली शक्ति हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन कर सकते हैं वो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय जो राष्ट्रपति हैं या जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वे भारत के तीनों जो शासन के अंग हैं उनके अभिन्न अंग होते हैं। तो विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की संसद का या देश की संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर होता है। तो विधायी शक्तियां जो है राष्ट्रपति की वो इस प्रकार से है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद का अधिवेशन बुलाया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद के अधिवेशन के समापन की सूचना जारी की जाती है। और राष्ट्रपति जो है संसद के द्वारा पारित एक्ट तभी विधेयक या विधि या कानून का स्वरूप धारण कर पाता है जब वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है। तो एक प्रकार से व्यवस्थापिका के अनिवार्य अंग है राष्ट्रपति, और व्यवस्थापिका के द्वारा कोई भी अधिनियम पारित होकर के जब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और उसे वो अपने हस्ताक्षर करके अधिसूचित किए जाने का आदेश देते हैं तभी वो विधि या कानून का स्वरूप धारण कर पाता है। राष्ट्रपति के पास संसद के द्वारा पारित एक्ट या अधिनियम को कुछ समय के लिए निलंबित करने का भी अधिकार है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति के पास संसद के द्वारा या दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर के यदि कोई अधिनियम हस्ताक्षर के लिए विचार के लिए ले जाया जाता है और राष्ट्रपति को यदि ये लगता है कि ये अधिनियम जो है वो देश के संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है तो एक बार पुनः वह उसे संसद के पास विचार करने के लिए भेज सकते हैं। किंतु यदि संसद के द्वारा दोबारा पारित करके उनके पास भेज दिया जाएगा तो उन्हें उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। लेकिन किसी विधेयक या अधिनियम पर यदि संविधान की भावनाओं का पालन नहीं किया गया है तो प्रायः ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा उस पर बहुमत प्राप्त करना इतना सरल ना हो। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार संविधान निर्माताओं द्वारा इस संदर्भ में दिया गया कि एक बार कहीं जल्दबाजी में यदि देश की संविधान की भावनाओं के अनुकूल न रहते हुए कोई अधिनियम पारित किया जाए तो संसद से एक बार वो पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा उनके द्वारा संसद के सत्रों के
आरंभ होने पर दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया जाता है, और जब दोनों सदनों में किसी बात को लेकर यदि मतभेद हो तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त संसद का अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है, और ऐसा हमारे देश के संविधान में उल्लिखित है, और कई बार इसका प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जा चुका है। इसके अलावा राष्ट्रपति को विधायी शक्तियों के बारे में ये अधिकार भी प्राप्त है कि राज्यसभा में उनके द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को वो राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। तो एक प्रकार से विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च स्थिति पर है, और संसद के द्वारा पारित अधिनियम तभी विधि का स्वरूप धारण कर पाता है जब राष्ट्रपति के द्वारा उसे हस्ताक्षरित कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि देश का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाता है, वो औपचारिक प्रधान है, और उनकी शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है उनके द्वारा उनकी शक्तियों का उपयोग किया जाता है। तो जितना भी संघीय शासन के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्तियां हैं, सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वो राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित करती है या उनको लागू करने का कार्य करती है। तो राष्ट्रपति को कार्यपालिका के अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रपति के द्वारा देश के विभिन्न, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री को शपथ भी उनके द्वारा दिलाई जाती है, अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी शपथ राष्ट्रपति के माध्यम से या उनके द्वारा ही दिलाई जाती है। और जो मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रतीक है, जब संसद के निम्न सदन लोकसभा में उसका बहुमत नहीं रहता है, तो ऐसी परिस्थिति होने पर जो वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद समेत प्रधानमंत्री हैं उनको पदच्युत करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास रहता है। तो कार्यपालिका के वे औपचारिक प्रधान होते हैं, उनको परामर्श और सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसकी सिफारिश पर कार्यपालिका संबंधी निर्णयों को राष्ट्रपति द्वारा संपादित किया जाता है। यदि राष्ट्रपति के पास कोई विचार करने के लिए या कोई कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी नियम पर हस्ताक्षर करने के लिए या आदेश या सिफारिश पर हस्ताक्षर करने के लिए लाया जाता है, तो राष्ट्रपति को जब कभी लगे तो वो एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं मंत्रिमंडल पे, लेकिन दोबारा सिफारिश किए जाने पर राष्ट्रपति को उन पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। और फिर इसके पश्चात आती है राष्ट्रपति महोदय की न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान हैं, तो न्यायिक शक्तियां भी उनको प्राप्त होती हैं। देश के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उनके द्वारा की जाती है, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति को अनुच्छेद 72 के द्वारा क्षमादान प्रदान करने का भी अधिकार है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, जिनका प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत हम सब लोग जब अध्ययन करते हैं भारतीय संविधान का, तो हमें ये ज्ञात होता है कि किसी भी वर्ष में वित्तीय विधेयक को संसद के पटल पर रखवाना राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व होता है, और देश की संचित निधि से जो भी आहरण या वितरण किया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। और किसी भी वित्त विधेयक को तब तक पारित नहीं समझा जाता जब तक कि लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से उनके पास
वो हस्ताक्षर करने के लिए पहुंचा नहीं दिया जाता। तो देश की संचित निधि पर एक प्रकार से राष्ट्रपति का अधिकार होता है, यद्यपि वह अन्य अधिकारों की तरह इस अधिकार का उपयोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करते हैं। और वर्ष में संसद के पटल पर महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट रखवाना और उसको लागू कराना या उसके अनुसार व्यवस्था कराना राष्ट्रपति का वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को सैनिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं और हम सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं के सर्वोच्च पदाधिकारी या सुप्रीम कमांडर होते हैं और उनके द्वारा तीनों सेनाओं का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है देश की सुरक्षा में और देश की शांति व्यवस्था के समय, देश की आपातकाल या किसी आपदा प्रबंधन के समय उनके द्वारा सेनाओं का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये जो सेनाओं का चाहे युद्ध के लिए, चाहे आपदा प्रबंधन या आपदा की परिस्थितियों का सामना करने के लिए किया जाता हो, तो मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही उनके द्वारा ये कार्य संपन्न किया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं जिनका उल्लेख यहाँ पर किया जाना प्रासंगिक होगा। जैसे राष्ट्रपति जो होते हैं औपचारिक प्रधान होते हैं, विदेश के राजदूतों की नियुक्ति उनके द्वारा की जाती है और विदेशी राजदूतों के परिचय प्राप्त करते हैं वो, और विदेशी राजदूतों को भारत में कार्य करने की वो अनुमति प्रदान करते हैं। एक तरह से कूटनीतिक कार्य वैदेशिक संबंधों के संचालन में किया जाता है। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जब विदेश से आता है तो वो राष्ट्रपति से अवश्य ही मुलाकात करता है या उनकी वार्तालाप होती है और एक प्रकार से किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के आने पर राष्ट्रपति भवन में ही उनका स्वागत या औपचारिक कह लीजिए विचार विमर्श की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो कूटनीतिक शक्तियां और वैदेशिक मामलों में भी राष्ट्रपति के द्वारा कई शक्तियों का उपयोग किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा अन्य कुछ कार्य भी किए जाते हैं, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना, क्योंकि वो कार्यपालिका शक्तियों में जो मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रयोग की जाती है वास्तविक कार्यपालिका के रूप में, वह सभी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से ही प्राप्त की जाती हैं या प्रसाद पर्यंत प्राप्त की जाती हैं। तो उन सारी शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति की ये सामान्य कालीन शक्तियां हैं और कुछ विचारकों के द्वारा कहा जाता है कि संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को आपातकालीन जो शक्तियां प्रदान की गई हैं वो उनकी शक्तियों के प्रमुखता के रूप में उनको कभी कभी अधिनायक भी बना सकती हैं। लेकिन संविधान निर्माण श्री सभा के सदस्य और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमने अपने संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली को जब अपनाया है तो राष्ट्रपति को हमने लगभग वही अधिकार सौंपे हैं जो ब्रिटिश सम्राट को प्राप्त होते हैं। हमारा राष्ट्रपति जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह राष्ट्र का और कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान नहीं है। तो आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं और उन आपातकालीन शक्तियों का अध्ययन करना यहाँ पर प्रासंगिक होगा। पहली जो आपातकालीन शक्ति है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध या गृह युद्ध या आंतरिक अशांति या कह लीजिए सशस्त्र विद्रोह होने पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और अनुच्छेद 352 के द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संघ के अधिकारों में वृद्धि हो जाती है और कई मामलों में आपातकाल की घोषणा किए जाने पर कुछ मूल अधिकारों को छोड़ करके, जिसे जीवन से संबंधित अधिकार को छोड़ करके बाकी मूल अधिकारों का भी निलंबन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनको व्यापक शक्तियां प्रदान कर देती हैं। यद्यपि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श
के द्वारा ही की जाएगी और की जाती रही है। और ये परंपरा है अनुच्छेद नहीं वरन संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई है कि राष्ट्रपति के पास यदि मंत्रिमंडल के द्वारा आपातकाल की घोषणा करने के लिए कोई प्रस्ताव लेकर जाया जाता है तो एक बार वह पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिमंडल के पास उसे भेज सकते हैं, लेकिन दोबारा मंत्रिमंडल द्वारा पारित किए जाने पर उन्हें हस्ताक्षर करने ही होते हैं। तो आपातकालीन शक्तियों में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, गृहयुद्ध या आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति के द्वारा इस अधिकार का उपयोग किया जा सकता है। इस अधिकार का उपयोग अब तक राष्ट्रपति के द्वारा भारत पाक युद्ध, चाइना युद्ध और 1975 में किया जा चुका है। इसके पश्चात जो दूसरी आपातकालीन शक्तियां हैं वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर और ये अनुच्छेद 356 के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के जो संघीय शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो प्रांत हैं उन प्रांतों में यदि किसी प्रांत में वहां का शासन या संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रशासन चलाना असमर्थ हो जाता है तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। और भारतवर्ष में अब तक 356 का कई बार प्रयोग किया गया है, कई राज्यों में किया गया है और यही अनुच्छेद 356 सर्वाधिक विवाद का केंद्र रहा है संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में। और तीसरी जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो है वित्तीय आपातकाल या वित्तीय आपातकालीन शक्तियां जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त है 360 अनुच्छेद के अंतर्गत। यद्यपि हमारे देश में ये व्यवस्था की गई है संविधान के अंतर्गत कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जब कभी वित्तीय आपातकाल हो देश में या वित्तीय संकट हो तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है और इसके द्वारा संघीय शासन व्यवस्था को करों के ऊपर विशेष अधिकार प्राप्त हो जाता है। और इसका प्रयोग अब तक भारतीय राष्ट्रपति द्वारा कभी नहीं किया गया है और आजादी प्राप्त होने के पश्चात और संविधान लागू होने के पश्चात अब तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लागू हुआ है और लागू ना हो यही नागरिकों के लिए ज्यादा बेहतर है। तो इस प्रकार से हम सब लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं, एक सामान्यकालीन शक्तियां और एक आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों में उनके पास विधायी शक्ति होती है, कोई भी विधेयक तभी संपूर्ण माना जाता है जब वो अपना हस्ताक्षर करके उसे अधिनियमित कर दे। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और वे दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर संविधान के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसी विषय पर यदि आवश्यकता पड़े तो बुला सकते हैं और पारित विधेयक को हस्ताक्षरित करके अधिनियमित करते हैं। फिर उनके पास कार्यपालिका शक्तियां, देश का पूरा प्रशासन उनके नाम से संपादित किया जाता है, संघीय प्रशासन, इसलिए कार्यपालिका शक्तियां भी उनके पास होती हैं। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति उनके द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 72 के द्वारा उन्हें क्षमादान प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। वित्तीय शक्तियों के द्वारा भारत की संचित निधि पर उनके द्वारा नियंत्रण रखा जाता है और इसके अतिरिक्त सैनिक शक्तियों में वो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं और अन्य शक्तियां भी होती हैं जिसमें उनकी कूटनीतिक शक्तियां या वैदेशिक संबंधों के संचालन में होती हैं। और इसके अलावा उनको 3 आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं, गृहयुद्ध या युद्ध, आंतरिक अशांति के संदर्भ में अनुच्छेद 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल जिसका प्रयोग अब तक राष्ट्रपति के द्वारा कभी नहीं किया गया है, अनुच्छेद 360। इस प्रकार से हम जब राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करते हैं
तो हमें ये ज्ञात होता है कि भारत का राष्ट्रपति भारत के गौरव और गरिमा का प्रतीक है। संविधान के द्वारा उसे राष्ट्राध्यक्ष के रूप में मान्यता दी गई है और एक प्रकार से वो हमारे राष्ट्र के प्रतिबिंब हैं और उनके द्वारा शपथ ग्रहण करते समय संविधान के परिरक्षण और संरक्षण की शपथ ली जाती है। तो संविधान की सुरक्षा करना, उसे लागू कराना राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व है। ये उनकी शक्तियों के अंतर्गत आता है और देश का प्रशासन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की परामर्शानुसार देश के राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति की स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में उस तरह से ना हो करके कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश सम्राट के समकक्ष है, जिसका उल्लेख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में किया था कि हमारे संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद औपचारिक प्रधान का है, वो वास्तविक शक्तियों का केंद्र नहीं है। वास्तविक शक्तियां तो मंत्रिपरिषद समेत प्रधानमंत्री में निहित होती हैं और उनके परामर्श के अनुसार ही राष्ट्रपति के द्वारा अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए देश का प्रशासन चलाया जाता है। तो इस प्रकार से आज हम सब लोगों ने भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्ययन किया। आने वाले समय में हम अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों या संवैधानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।